जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ ही देर बाद आपका हिंदी का पेपर होने वाला है तो भैया आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, पहले तो अपने माइंड से टेंशन हटा दीजिए। जो आपके माइंड में चल रहा है ना कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, इस टेंशन को दूर करो मेरे भाई। सबसे पहले इसे दूर करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी में पास होने का ट्रिक पर। बिना पढ़े बिना याद किए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं। या तो वो काम करने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या पैसा ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या घर की स्थिति खराब होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत ऐसे कारण है जिसकी वजह से बच्चों की साल भर पढ़ाई नहीं हो पाती है और एग्जाम बहुत जल्द होने लगता है, सिर पे आ जाता है, जिसके कारण उनके माइंड में टेंशन रहता है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम कैसे पास होंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। 100% में गारंटी को साथ कह सकता हूं कि फेल होने से बचने का उपाय आज की इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। फेल होने से बचने का उपाय आज की इस वीडियो से आपको क्या होने वाला है, मिल जाने वाला है। चलिए, समय ज्यादा ना लेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना भैया, किसी भी कीमत पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे प्रत्येक विषय की वीडियो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, ट्रिक वाली वीडियो मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके हिंदी के पेपर में जो सबसे बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हमें हैंडल करना होगा। जैसे सबसे पहले गद्यांश से, पद्यांश से, संस्कृत गद्यांश से, श्लोक है, निबंध है, आवेदन पत्र है, ये जो सारे टॉपिक है इनको हमें क्लियर करना होगा। हिंदी व्याकरण से लेकर रिलेटेड टॉपिक को हमें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। चलिए, सबसे पहले हमें गद्यांश को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े, मैं मानता हूं कि आप हिंदी का बुक तक नहीं टच किए हो ना, तभी भी आप कर लोगे। बस इस ट्रिक को आजमाना है। देखिए, गद्यांश क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। ये गद्यांश है, ये जो दिया गया ये गद्यांश है। यहां से लेकर यहां तक कहानी की तरह दिया गया है। इसको यहां से यहां तक पढ़ना होता है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसका आंसर देना होता है। और ये 10 नंबर का आता है, ध्यान दे लो। 2 आता है, एक ये भी आएगा, एक ये भी आएगा, अथवा करके इन दोनों में से कोई एक करना होता है। या तो इसे कर लो या तो इसे कर लो, ठीक है ना। चलिए, मैं बताता हूं कि आपको ट्रिक से, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए ट्रिक से आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये प्रश्न नंबर 3 है, तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 3। और उसके बाद इस गद्यांश का शुरू का 2 शब्द उठाना और यहां पर ब्लैक पेन से 2 शब्द लिख देना, जैसे मैं लिखा हूं सेम इसी तरीके से। फिर बीच में डॉट डॉट कर देना और गद्यांश का जो लास्ट वाला 2 शब्द है उसको उठाकर यहां पर आवश्यक है लिख देना। इतना कर लेने के बाद एक लाइन छोड़ना और अब आ जाना क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन तभी मैं अपने से बना के लिखूंगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ लिखने के लिए बोला गया है ना, तो आप पहला हेडिंग यहां पर डाल के संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। अब आपको संदर्भ में ये वाला याद करना पड़ेगा। ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी गद्यांश में आप यही लिखिएगा। कोई भी आपके पेपर में गद्यांश आ जाए, आपको संदर्भ में यही लिखना है और गारंटी है कि आपके पेपर में संदर्भ आएगा ही आएगा। कोई भी गद्यांश आएगा तो गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आता ही आता है। यह 100% फिक्स होता है। तो आप 100% फिक्स कर लो कि ये लिख कर आना, यही लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है, क्या याद करना है, 2 बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में उपस्थित राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इतना आपको करके आना। अब आप कहोगे सर, ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। अगर ये किसी और चैप्टर से लिया गया तो हम यहां पर क्या यही नाम लिखेंगे? नहीं। यदि आपको पता चल जा रहा है कि वो किस चैप्टर से लिया गया है तो उस चैप्टर का नाम लिख दो, और नहीं पता चल पा रहा है तो हाँ यही लिख कर आ जाओ। भैया, खाली छोड़ के आओगे तो नंबर कटेगा, लिख कर आओगे तो कुछ नंबर मिलेगा ना। तो यहां पर ये जुगाड़ लगाओ, ठीक है ना। चलिए, हम आगे बात करते हैं। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं गद्यांश के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं बता देता हूं, 5 क्वेश्चन आता है ना, इसमें से एक क्वेश्चन में संदर्भ पूछेगा गारंटी के साथ। दूसरे क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। और जो 3 क्वेश्चन बचेंगे, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। अब इसे ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, संदर्भ लिखना तो मैंने सिखा दिया, बचा रेखा केंद्र। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है रेखा केंद्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इन तीनों के बारे में समझ लीजिए। इन तीनों का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। लो, यहां से यहां तक आंसर मिल गया।
चौथा क्वेश्चन देखो, इसके बाद में करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो यहां पर ध्यान दो, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। मिल गया यहां से यहां तक आंसर, यानी कि इसका आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। मिल गया यहां से यहां तक आंसर। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे आपको करना है। एक तो संदर्भ जो कि मैंने अभी याद करा दिया, रेखा के तंत्र की व्याख्या अभी मैं बता देता हूं कैसे करना है, और जो अलग से 3 क्वेश्चन आएंगे उनका भी आंसर मैंने आपको ढूंढना सिखा ही दिया। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं लिखना कैसे है। ढूंढना तो सीख लिया हमने, अब लिखना कैसे है। मान लीजिए दूसरा का आंसर यहां से यहां तक मिल गया, अब इसे कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिए। यहां पर सिंपल से आप दूसरा लिखिएगा और जो मिला है आंसर वो यहां से यहां तक छाप दीजिएगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, बस काम खत्म। और उसी तरह चौथा भी और पांचवा भी मैंने वैसे ही लिखा है, बस यहां पर नंबर डालना है और आंसर लिखना शुरू कर देना है जो आपने गद्यांश में ढूंढना है। ठीक है ना? अब बात करते हैं रेखा के तंत्र की व्याख्या कैसे आपको करनी है। ठीक है ना? रेखा के तंत्र की व्याख्या कैसे करनी है, उसमें क्या ट्रिक लगाना है ध्यान दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए रेखा के तंत्र की व्याख्या, और शुरू में ये 4 शब्द जरूर लिखिएगा कि लेखक कहता है कि, ये अपने से ऐड करना है। लेखक कहता है कि, ये लिखने के बाद अब यहां से लिखना क्या शुरू करना है वह ध्यान दीजिए। देखिए, रेखा के तंत्र की व्याख्या करने का मतलब है कि गद्यांश में जहां से जहां तक रेखा खींचा गया है वहां से वहां तक पढ़ो और उसका अनुवाद अपने से करो। अब मान जब यहां से यहां तक रेखा किया गया है, हम पढ़ रहे हैं, हमें अनुवाद करने नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम एक ही काम करेंगे कि यहां से यहां तक उठाकर सिंपल सा यही लिख देंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह सुंदर कहलाती है, हम वही कवई लिख देंगे। आप कहोगे सर इसे गलत नहीं माना जाएगा? गलत माना जाएगा, नंबर कटेगा, लेकिन पूरा का पूरा नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप ये सभी का सभी क्वेश्चन करके आते हैं तो इसका पूरा का पूरा नंबर आपको 10 का 10 नंबर दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। ठीक है ना? तो समझो मेरी बातों को, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करके गद्यांश करके आना है। अब आगे बात करते हैं। चलिए सर, एक टॉपिक आपने क्लियर करा दिया, 10 नंबर आपने क्लियर करा दिया। अब आगे बात कीजिए पद्यांश पर। चलो आओ देख लो पद्यांश भी कैसे करना है। पद्यांश भी एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या चौथा हेडिंग डाल दीजिएगा। अब जो पद्यांश कर रहे हो आप, उसका पहले का एक शब्द और लास्ट वाला 2 शब्द या एक शब्द वो डालकर ऐसा डॉट डॉट बीच में कर दीजिएगा, जिससे टीचर को पता चल सके कि आप कौन सा पद्यांश कर रहे हो। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर उसमें 10-20 थोड़े पद्यांश आएंगे कि उसको बताना पड़े, 2 पद्यांश आएंगे मेरे भाई, तो दोनों में से कौन सा करिए तो बताना पड़ेगा ना। चलिए अब चलिए क्वेश्चन से इसको करते हैं ट्रिक से। पहले इसमें भी संदर्भ पूछेगा, पहले इसमें भी समझ लो मेरे भाई क्या क्या है। यहां पर समझ लो, पद्यांश में 5 क्वेश्चन आएगा, नीचे पद्यांश दे देगा, नीचे 5 क्वेश्चन देगा। अब 5 में पहला क्वेश्चन संदर्भ आएगा, जो कि मैंने ट्रिक बताई दिया है, अभी याद करा देता हूं पद्यांश वाला भी। रेखा के तंत्र की व्याख्या पूछेगा, जो कि अभी मैं बताता हूं उसका ट्रिक। और 3 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिसका आंसर आपको इसी पद्यांश में छिपा मिलेगा, नहीं तो अपने से बना के उसको भी लिखना होगा। मैं अभी बताता हूं कैसे लिखना है। ठीक है ना? चलिए पहले संदर्भ इसका देख लीजिए क्या लिखना है। ये याद कर लो, यहां से यहां तक आपको इस संदर्भ पूरा याद करके पेपर में जाना है। याद कर लो, कोई भी पद्यांश आ जाए आपको यही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में उपस्थित के कई के अनुताप पाठ से लिया गया है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। याद कर लो, ये लिख कर आ जाना, संदर्भ का 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे रेखा के तंत्र की व्याख्या की बात कर ले, तो जैसे आप गद्यांश में लिख रहे थे कि लेखक कहता है कि, वहां पर लेखक की जगह पर आप कवि बस कर दीजिए, कवि कहता है कि। अब इसके आगे क्या लिखना है? इसके आगे भैया आपको लिखना है, जहां से जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां से उठाओ और जहां तक किया गया वहां तक क्या कर दो, यहां पर तुम छाप दो। बस इतना काम आपको करना है, कर लोगे, इससे आपका रेखा के तंत्र की व्याख्या भी हो जाएगी। जिन बच्चों को ये गलत लग रहा है भैया तुम खाली पेज छोड़ के आओगे कुछ नहीं मिलेगा, गलती सही करके आओगे बढ़िया नंबर मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मैं पहली बार ये बता नहीं रहा हूं, 3-4 साल से यही मेरा काम है। तो समझो, करो, ध्यान दिया करो मेरी बात को। ठीक है ना? चलिए अब तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन ये एक ही प्रकार के, इनका आंसर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इसमें ही मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी अलंकार, रस, छंद पूछ देता है, तो उसका भी नाम जान लीजिए, उसको भी कैसे करना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि कड़के पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं।
ये यहां पर ये पूछ दिया गया। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब भैया हम तो कुछ पढ़े नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दो अलंकार का नाम याद कर लो, दो रस का नाम याद कर लो, दो छंद का नाम याद कर लो। अलंकार पूछेगा तो अनुप्रस्थ अलंकार, उपमा अलंकार यहां पर लिख देना। रस पूछेगा तो हास्य रस करुण रस लिख देना। छंद पूछेगा तो सोटा दोहा छंद लिख देना। मतलब अपने से कुछ भी लिख देना, कोई भी अलंकार और कोई भी रस या कोई भी छंद का नाम लिख देना। अब यहां पर अलंकार पूछा था तो हम दो अलंकार याद करके गए थे, उन दोनों का नाम लिख दिया, बच गए हम। अब आगे देखो, चौथा क्वेश्चन है कि पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इस पद्यांश को पढ़ने के बाद क्या आपको भाव हो रही है वो आप स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आपको आंसर पता है तो लिख दो, और नहीं पता है तो इसी पद्यांश में कहीं से भी उठाओ और दो टॉपिक यहीं पर दो लाइन लिख दो उठा के, कहीं से भी पद्यांश से उठाकर। कहोगे सर गलती नहीं होगा, गलती होगा लेकिन नंबर मिलेगा, इस बात को याद रखो, ठीक है ना। चलिए, भाषा की विशेषता बताइए, इसका भी आंसर आप अपने से बना के लिख लीजिए। यहां पर नंबर कटेगा लेकिन नंबर मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और नंबर कटेगा नहीं मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं कटेगा लेकिन कटेगा नहीं, क्योंकि नंबर मिलेगा इतना लिख कर आओगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार आपको पद्यांश भी अपने से बनाकर पेपर में करके आना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं और कौन सा बड़ा नंबर में है भाई। तो संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश है। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का श्लोक कैसे करना है, क्योंकि ये भी 7-7 नंबर का आता है। चलिए देखिए, संस्कृत का गद्यांश आपको कैसे करना है, पहले मैं समझा दूं। संस्कृत का गद्यांश 2 आएगा, एक आपको करना होता है। इसमें क्या करना होता है, तो इसमें सिंपल सा संदर्भ लिखना होता है और उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, तो हो जाएगा। हाँ, 8वां का क में आपसे गद्यांश पूछेगा, 8वां का ख में आपसे पद्यांश पूछेगा, दोनों संस्कृत वाले होते हैं। इसको कुछ लोग श्लोक भी बोलते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं दोनों का ट्रिक बताता हूं। और दोनों देख लो, 7-7 नंबर का आता है। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 5 नंबर अनुवाद करने का आता है, एकदम आसान है। 8वां का क में और 8वां का ख में, इस बात को याद रखना, पेपर में भी ऐसे ही सेम टू सेम नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेडिंग पहले डाल दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का क। अब 2 आएगा भैया संस्कृत गद्यांश, तो टीचर को बताना पड़ेगा ना कि कौन सा गद्यांश हल कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये वाला गद्यांश हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ का पहला शब्द, मतलब संस्कृत के गद्यांश का पहला शब्द उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, फिर डॉट डॉट कर दीजिए, फिर लास्ट वाला एक शब्द एवासिता, वो मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया कि हाँ भाई लो मैं यही गद्यांश सॉल्व कर रहा हूं। अब करना क्या है, संस्कृत का ये संदर्भ लिखना है, अनुवाद लिखना है, अनुवाद करना है। तो संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल दीजिए और संदर्भ ये वाला याद कर लीजिए, यही वाला आपको लिखना है, भले कोई सा भी संस्कृत का गद्यांश आ जाए आपको यही लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में उपस्थित। अब अगर चैप्टर का नाम याद है तो यहाँ पर लिख डालो, नामक पाठ से लिया गया है। अब कहोगे सर अब चैप्टर का नाम हमें तो कुछ पढ़े नहीं, तो चैप्टर का नाम क्या याद है, तो यहाँ पर कोई भी चैप्टर का नाम लिख दो। जैसे लिख दो संस्कृत भाषाएं महत्व, ये भी एक चैप्टर का नाम है, संस्कृत भाषाएं महत्व। ये संस्कृत भाषाएं महत्व से नहीं लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूं, तो ये आप लिख देना। तो ये वाला यहां से यहां तक याद कर लो, यही आपको छाप के आना है। अब अनुवाद सबसे मेन यही है, क्योंकि संदर्भ तो मैं गद्यांश पद्यांश में ही बता दिया था, लेकिन यहां पर अनुवाद मेन है कि अनुवाद कैसे करेंगे। सर हमें संस्कृत तो पढ़ने आता नहीं है, तो हम अनुवाद कैसे करेंगे, सिंपल सा, डरो मत। यहां पर हेडिंग डाल दो अनुवाद को, और भैया ये पूरा का पूरा संस्कृत गद्यांश यहां से लो और यहां तक पूरा का पूरा यही उतार दो। हिंदी में अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रहे तो करेंगे क्या। अगर खाली छोड़ेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर यही यहां से यहां तक पूरा का पूरा गद्यांश ही हम यहां पर उतार देते हैं तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर गद्यांश का दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर 4 नंबर 3 नंबर आराम से आपको 5 में मिल जाएगा, ये मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा काम आपको करके आना है, खाली नहीं छोड़ना है। अनुवाद करने की जगह पर पूरा का पूरा गद्यांश ही आपको यहां पर लिख कर आना है। इसी प्रकार आपको पूरा अपना पेपर भर के आना है। उत्तर पुस्तिका पूरा ऐसे ही भर के आओगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिए मेरे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 8वां का ख, यानी कि संस्कृत का पद्यांश कैसे हल करेंगे, यानी कि श्लोक कैसे हल करेंगे, उसे भी ध्यान दे लीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का ख, और जो पद्यांश कर रहे हैं, क्योंकि 2 पद्यांश आएगा इसमें भी, कितना पद्यांश, 2 आएगा, एक पद्यांश को करना रहेगा। अब इस पद्यांश में क्या करना होता है, इसमें भी संदर्भ लिखना होता है और इसको हिंदी में क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है, यानी कि सेम संस्कृत के गद्यांश वाला ही कार्य इसमें भी करना होता है।
तो हम सबसे पहले यहां पर इसका वन ये लास्ट वाला डाल के बता देंगे कि हम कौन सा संस्कृत का श्लोक कर रहे हैं। संदर्भ हेडिंग डालिएगा और यही वाला याद कर लीजिए, कोई भी श्लोक आ जाए आपको यही इसका संदर्भ यही लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में उपस्थित चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। अगर चैप्टर का नाम नहीं पता चल रहा है तो इसकी जगह पर जीमूत वाहन लिख दीजिएगा, भले आप खाली छोड़ने से बेहतर है। चलिए अब अनुवाद में क्या करना है, यदि अनुवाद करने नहीं आ रहा है तो गद्यांश वाला ही काम कीजिए, पूरा का पूरा श्लोक उठाइए और यहाँ पर अनुवाद में लिख दीजिए। देखिए मैं ये वाला कर रहा था, मुझे नहीं आ रहा था, ये पूरा का पूरा उठाया हूं और पूरा का पूरा लिख दिया हूं। इससे कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा जरूर, और बढ़िया के साथ अगर 7 नंबर का है तो दोनों मिला के आपको 5 नंबर या 6 नंबर आराम से मिल जाएगा, विश्वास के साथ मिलेगा। ऐसे कर करके आप अपने हिंदी की पेपर बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए तो आप अब गद्यांश पद्यांश भी कर लोगे, ये संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश भी कर लोगे। बचा क्या? आगे देखिए, अब एक एक टॉपिक करके देखते हैं। अब एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे करेगा वो ध्यान दो भैया। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न करने का ट्रिक यही है, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं आता है। ज्यादातर ऑप्शन चौथा सही होता है या दूसरा सही होता है। देखो इसमें भी ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें भी ये वाला सही है ऑप्शन है, इसमें भी यही सही है, इसमें भले पहला है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, और इसमें भले पहला है, इसमें यही है, इसमें यही है, और इसमें भी यही है। टोटल मिला की बात करें तो ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चनों का जो ऑप्शन सही होता है वो दूसरा और चौथा होता है। तो जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको नहीं आए आप कोशिश कीजिए कि दोनों में से कोई एक मारिएगा। ठीक है ना? तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो आप किसी में दूसरा में, किसी में चौथा का, किसी में दूसरा में, किसी में चौथा का, ऐसे टिक मारते आ जाइएगा, मतलब ऐसे लिखते चलिएगा। ठीक है ना? और मैंने बता दिया है कि कैसे उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर लिखना है, वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आपको एमसीक्यू ऐसे करना है। गद्यांश बता ही दिया, पद्यांश बता ही दिया, बचा आगे क्या? हाँ अब जीवन परिचय देख लो कैसे करना है। तो देखो अभी आपके पास अगर 10 मिनट भी टाइम है तो आप कर सकते हो, मोबाइल पे ही सर्च कर लो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, एक बार उसे पढ़ लो और पेपर में जाके अपने से बना के लिख देना। भले किसी का भी आए बस अपना नाम चेंज कर लेना, बस वहां पर बना के अपने से लिखने की कोशिश करना। और जीवन परिचय भी जीवन के बारे में क्या क्या घटनाएं होती हैं, दुख क्या है, सुख क्या है, अपने से बना के लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अब समय बिल्कुल रहा है। ठीक, अब आगे टॉपिक है बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप एक काम करना, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना और बहादुर हेडिंग डाल देना, और मैं अभी जो कहानी बोल रहा हूं इस कहानी को ध्यान से सुनो, यही लिख कर आना। ठीक, बोलो सुनो। बहादुर फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक कहानी है जिसमें बहादुर नाम का एक लड़का है जो कि एक नेपाली है। वो लेखक के घर में नौकर का कार्य करता था, यही आपको लिख कर आना है, ध्यान से सुनो। बहादुर लेखक के घर में नौकर का कार्य करता था, वह बहुत ईमानदार और बहुत ही मेहनती लड़का था। लेकिन लेखक के जो बड़े लड़के और बड़ी बहू के द्वारा उस पर अत्याचार किया जा रहा था, झूठा चोरी के इल्जाम लगाया जाता था, जिससे वो तंग आकर वो घर छोड़ के चला जाता है। लेखक को जब बाद में पता चलता है कि बहादुर में कोई गलती नहीं थी, उस पर जानबूझ के इल्जाम लगाया गया है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा उसको याद करके पछतावा करते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम हमें सोच समझ के करना चाहिए और हमें विचार करके करना चाहिए। इतना अगर आप लिख दोगे बहादुर कहानी हेडिंग डालकर, तो भैया ये कितने नंबर का आता है? 5 नंबर, 5 का 5 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना? खंड काव्य तो मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि खंड काव्य आपके जिले के अनुसार ही होता है, तो आपको खुद ही करना होगा। संस्कृत का गद्यांश बता ही दिया, संस्कृत का पद्यांश बता ही दिया। मुहावरा, अब भैया तुम मुहावरा नहीं कर सकते हो क्या? तलवार की धार पर चलना, ये तो हम लोग बचपन में इसका अर्थ बताते थे। तलवार की धार पर चलना यानी रिक्स लेना, यानी कि रिक्स लेना यानी कि क्या कर सकते हो? रिक्स मतलब तो इंग्लिश हो गया ना, हिंदी में से क्या बोल सकते हो? हिंदी नहीं याद आ रहा है रिक्स का हिंदी क्या होता है, आप उसको कन्वर्ट कर लेना। टक्का से जवाब देना यानी कि जुबान लड़ाना। दाल में कला होना यानी संदेह होना। नमक मिर्च लगाना यानी भड़काना। ये आप अपने से भी अर्थ तो बना सकते हो ना, तो ये 2 नंबर का है, इसमें से कोई 2 करना होगा तो 2 का अर्थ तो आप बता ही सकते हो। ये तो हम शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आएगा 10 में अपठित गद्यांश। ये आपके बुक से नहीं आएगा, ये आपको जो पेपर ये बनाएगा टीचर वही बनाकर अपने से देगा। 3 क्वेश्चन देगा, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। जैसे गद्यांश का मिल रहा था ना, वैसे इसमें मिल जाएगा। इसका तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसका नंबर नहीं कटता है। बात करें यदि नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे सर?
पहला डालना और कहीं से भी उठाकर कहीं तक भी लिख के आ जाना, खाली मत छोड़ना। कहीं से उठाना, कहीं से 4 लाइन 5 लाइन लिखकर आ जाना, याद रखना मेरी बातों को, ऐसे करके आना, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर। तो ये सब तो एमसीक्यू है, इसमें भी अपने से अंजादे में सी नंबर डी नंबर ऐसे टिक लगा लीजिएगा, जिससे आपको क्या है ट्रिक से अपना जाए, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये आप काम कर सकते हैं। रस छंद अलंकार ये वाला आपको छोड़ना नहीं है, इसके जगह पर हेडिंग डालकर कुछ ना कुछ लिखकर आ ही जाना है। आवेदन पत्र की बात करें तो जैसे आप बचपन में छुट्टी मांगने के लिए अपने प्रिंसिपल से छुट्टी मांगने के लिए जैसे आवेदन पत्र लिखा करते थे, वैसे ही आवेदन पत्र आपको लिखना है। बस प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, वहां पर बैंक प्रबंधक को लिखना है, अगर वहीं पर नगर पालिका को लिखना है, ऐसे आपको काम करना है। तो जैसे आप छुट्टी मांगने के लिए प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख देते, वही पत्र आप लिख कर आ जाइएगा, आपको 6 में 6 नंबर पक्का गारंटी के साथ मिल जाएगा। और निबंध का तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि हम शुरू से बचपन से ही निबंध अपने से बना के लिखते आ रहे हैं, तो निबंध अपने से बना के भी लिख लेंगे, ये मुझे पूरा आप पर विश्वास है, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे सभी विषय को लिए देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है ना। एग्जाम देने जा रहे हो भैया, ऑल द बेस्ट। एग्जाम में फोड़ के आओ, तोड़ के आओ, बवाल मचा के आओ, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।